भारत के स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 के अवसर पर श्री अरविंद ने ऑल इंडिया रेडियो तिरुचिरापल्ली के अनुरोध पर देशवासियों के लिए संदेश लिखकर भेजा, जिसका प्रसारण 14 अगस्त 1947 को किया गया। मूल संदेश अंग्रेजी भाषा में था, जिसका मूल भावना के साथ हिंदी में अनुवाद किया गया, जिसकी प्रस्तुति श्री अरविंद सोसाइटी जयपुर शाखा राजस्थान के द्वारा दी जा रही है। 15 अगस्त 1947 स्वाधीन भारत का जन्मदिन है। ये दिन भारत के लिए पुराने युग की समाप्ति और नए युग का प्रारंभ सूचित करता है, परंतु हम एक स्वाधीन राष्ट्र के रूप में अपने जीवन और कार्यों के द्वारा इसे ऐसा महत्वपूर्ण दिन भी बना सकते हैं जो संपूर्ण जगत के लिए, सारी मानव जाति के राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक भविष्य के लिए नवयुग लाने वाला सिद्ध हो। 15 अगस्त मेरा अपना जन्मदिन है और स्वभावतः यह मेरे लिए प्रसन्नता की बात है कि इस दिन ने इतना विशाल अर्थ और महत्व प्राप्त कर लिया है। परंतु इसके भारतीय स्वाधीनता दिवस भी हो जाने को मैं कोई आकस्मिक संयोग नहीं मानता, बल्कि यह मानता हूं कि जिस कर्म को लेकर मैंने अपना जीवन आरंभ किया था, उसको मेरा पथ प्रदर्शन करने वाली भागवती शक्ति ने इस तरह मंजूर कर लिया है और उस पर मोहर भी लगाती है, और वो कार्य पूर्ण रूप से सफल होना आरंभ हो गया है। निसंदेह आज के दिन मैं प्रायः उन सभी जागतिक आंदोलनों को, जिन्हें मैंने अपने जीवन काल में ही सफल देखने की आशा की थी, यद्यपि उस समय वे असंभव स्वप्न जैसे ही दिखाई देते थे, सफल होते हुए या अपनी सफलता के मार्ग पर जाते हुए देख सकता हूं। इन सभी आंदोलनों में स्वाधीन भारत एक बड़ी भूमिका अच्छी तरह अदा कर सकता है और एक प्रमुख स्थान ग्रहण कर सकता है। इन स्वप्नों में पहला था एक क्रांतिकारी आंदोलन जो स्वाधीन और एकीभूत भारत को जन्म दे। भारत आज स्वाधीन हो गया है, पर उसने एकता नहीं प्राप्त की। एक समय प्राय ऐसा दिखता था मानो अपने स्वाधीन होने की प्रक्रिया में ही वो फिर से उस पृथक पृथक राज्यों की अव्यवस्थापूर्ण स्थिति में जा गिरेगा जो विजय से पहले विद्यमान थी। परंतु सौभाग्य से अब ऐसी प्रबल संभावनाएं हो गई है कि यह संकट टल जाएगा और अभी पूर्ण न सही, पर एक विशाल और शक्तिशाली एकत्व अवश्य स्थापित हो जाएगा। विधान परिषद की दूरदर्शितापूर्ण प्रबल नीति ने इस बात को संभव बना दिया है कि दलित वर्गों की समस्या बिना फूट फटाव के हल हो जाएगी, परंतु हिंदुओं और मुसलमानों का पुराना सांप्रदायिक भेद देश के स्थायी राजनीतिक विभाजन के रूप में सुदृढ़ हो गया दिखता है। यह आशा करनी चाहिए कि इस तय किए गए विभाजन को पत्थर की लकीर नहीं मान लिया जाएगा और इसे एक काम चलाऊ अस्थायी उपाय से बढ़कर और कुछ न माना जाएगा, क्योंकि यदि यह कायम रहे तो भारत भयानक रूप में दुर्बल और अपंग हो सकता है। एशिया जग गया है, उसके बड़े बड़े भाग स्वतंत्र हो गए हैं या इस समय बंधन मुक्त हो रहे हैं। इसके अन्य भाग जो अभी परतंत्र या अंशतः परतंत्र हैं, वे भी किसी तरह घोर संघर्षों से गुजरते हुए स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहे हैं। केवल थोड़ा ही करना बाकी है और वो आज न सही कल जरूर पूरा होगा। उसमें भारत को अपनी भूमिका अदा करनी है और उसने एक ऐसी सामर्थ्य और योग्यता के साथ करना शुरू कर दिया है जो अभी से उसकी संभावनाओं की मात्रा को और स्थान को सूचित करती है, जिसे वो राष्ट्रों की सभा में ग्रहण कर सकता है। मैंने एक और सपना देखा है कि एक विश्व संघ जो समस्त मानव जाति के लिए एक सुंदरतर, उज्जवलतर और महत्तर जीवन का बाहरी आधार निर्मित करे। मानव संसार का वो एकीकरण प्रगति के पथ पर है। एक अधूरा प्रारंभ संगठित किया गया है, पर वो बड़ी भारी कठिनाइयों के विरुद्ध संघर्ष कर रहा है, किंतु उसमें एक वेग है और वो अनिवार्य रूप से बढ़ता चला जाएगा और अंत में विजयी होगा। इस कार्य में भी भारतवर्ष ने प्रमुख भाग लेना प्रारंभ कर दिया है, और यदि वो उस अधिक विशाल राजनीतिज्ञता को विकसित कर सके जो वर्तमान घटनाओं और तात्कालिक संभावनाओं से ही सीमित नहीं होती, बल्कि भविष्य को देख लेती है और उसे निकट लाती है, तो भारत की उपस्थिति मंद एवं भीरुतापूर्ण विकास और दत्त एवं साहसपूर्ण विकास में जो महान भेद है उसे प्रदर्शित कर सकती है। जो कार्य किया जा रहा है उसमें विपत्ति आ सकती है और वो उसमें बाधा डाल सकती है या उसे नष्ट कर सकती है,
किंतु तो भी अंतिम परिणाम निश्चित है, क्योंकि एकीकरण प्रकृति की आवश्यकता है, अनिवार्य गति है। इसकी आवश्यकता राष्ट्रों के लिए भी स्पष्ट है, क्योंकि इसके बिना छोटे छोटे राष्ट्रों की स्वाधीनता किसी भी क्षण खतरे में पड़ सकती है और बड़े और शक्तिशाली राष्ट्रों का भी जीवन असुरक्षित हो सकता है। इसलिए इस एकीकरण में ही सबका हित है और केवल मानवीय निशक्तता और मूर्खतापूर्ण स्वार्थपरता ही इसे रोक सकती है। परंतु यह भी प्रकृति की आवश्यकता और भगवान की इच्छा के विरुद्ध हमेशा नहीं ठहर सकती। परंतु एक बाहरी आधार ही पर्याप्त नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय भाव और दृष्टिकोण भी अवश्य विकसित होने चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति और संस्थाएं भी अवश्य प्रादुर्भूत होनी चाहिए। शायद इस प्रकार की प्रगतियां भी पैदा हों, जैसे कि दो या अनेक देशों का एक संघ नागरिक होना, संस्कृतियों का आपस में ऐच्छिक दान प्रतिदान या उनका स्वेच्छापूर्वक घुलना मिलना। राष्ट्रीयता तब अपने आप को चरितार्थ कर चुकी होगी और अपनी युद्ध प्रियता को छोड़ चुकी होगी, और तब वो ऐसी चीजों को आत्मसंरक्षण और अपनी दृष्टि की अखंडता से असंगत नहीं अनुभव करेगी। एकत्व की एक नई भावना मनुष्य जाति पर आधिपत्य जमा लेगी। मेरा सपना है कि संसार को भारत का आध्यात्मिक दान पहले से ही प्रारंभ हो चुका है। भारत की आध्यात्मिकता यूरोप और अमेरिका में नित्य बढ़ती हुई मात्रा में प्रवेश कर रही है। यह आंदोलन बढ़ेगा। वर्तमान काल की विपदाओं के बीच अधिकाधिक लोगों की आंखें आशा के साथ भारत की ओर मुड़ रही हैं, और न केवल उसकी शिक्षाओं का अपितु उसकी अंतरात्मिक और आध्यात्मिक साधना का भी उत्तरोत्तर आश्रय लिया जा रहा है। मेरा अंतिम स्वप्न है कि क्रम विकास में अगला कदम जो मनुष्य को एक उच्चतर और विशालतर चेतना में उठा ले जाएगा और उन समस्याओं का हल करना प्रारंभ कर देगा जिन समस्याओं ने मनुष्य को तभी से हैरान और परेशान कर रखा है जब से उसने वैयक्तिक पूर्णता और पूर्ण समाज के विषय में सोचना विचारना शुरू किया था। यह अभी तक एक व्यक्तिगत आशा, विचार और आदर्श मात्र है, जिसने भारत और पश्चिम में दोनों जगह दूरदर्शी विचारकों को वश में करना शुरू कर दिया है। इस मार्ग की कठिनाइयां प्रयास के किसी भी अन्य क्षेत्र की अपेक्षा बहुत अधिक जबरदस्त है, परंतु कठिनाइयां जीती जाने के लिए ही बनी थी, और यदि दिव्य परम इच्छा शक्ति का अस्तित्व है तो वे दूर होंगी ही।